नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है पथिक। पथिक यह एक कविता है और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3। कविता का नाम पथिक, कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी। कवि का जीवन परिचय। जन्म सन 1881, कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1881 में हुआ। कहाँ हुआ? कोयरीपुर। कोयरीपुर कहाँ आता है, किस जिले में आता है? तो जौनपुर जिले में आता है और जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। प्रमुख रचनाएं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य। ये सभी क्या है? खंड काव्य हैं। मानसी, फुटकर कविता संग्रह, मतलब जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं उनको बोलते फुटकर। जो कविता हैं उनका संग्रह मानसी के अंतर्गत है। मृत्यु सन 1962। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी हैं, ये क्या है? छायावाद युग है, तो छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। तो आरंभिक शिक्षा इन्होंने क्या है? पूरी की, और पूरी करने के बाद स्वयं अध्ययन करके ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। तो इनका जो समय था, उस समय क्या है? कवि समाज सुधार में लगे हुए थे, उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी। परंतु ये कवि हैं, इन्होंने क्या किया? समाज सुधार के ऊपर ना लिखकर रोमांटिक प्रेम के ऊपर कविताएं लिखी और उसी को अपना विषय बना लिया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, और इनकी कविताओं में देश के प्रति जो प्रेम है, तो देश प्रेम और व्यक्तिगत जो प्रेम है, दोनों ही प्रेम क्या है? मौजूद है, उपस्थित हैं। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन की जो कविता है उसमें क्या है? देश प्रेम को ही ज्यादा स्थान दिया है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। तो इनकी एक कविता है जिसका नाम है कौमुदी। तो कविता कौमुदी में क्या है? 8 भाग हैं। जो कविता कौमुदी में कितने भाग हैं? 8 भाग। और इन 8 भागों में इन्होंने क्या किया है? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा में कविताएं की, और उन्हीं कविताओं को क्या है? इसके अंतर्गत रखा। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, और इसी के एक खंड में देखेंगे 8 खंडों में से तो क्या है? ग्राम गीत भी संकलित है, जिसे उन्होंने गांव गांव घूमकर एकत्र किया गया था। और इन्होंने जो ये ग्राम गीत है इसको गांव गांव जाकर घूमा, और घूमने के बाद उसको एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। और लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में यह उनका क्या है? पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो ये जो बच्चों का साहित्य होता है, बच्चों के ऊपर लिखी जाने वाली कविताएं, कहानियां, तो उनका जनक इनको माना जाता है। किनको? राम नरेश त्रिपाठी जी को। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, और इन्होंने क्या है? कई वर्षों तक एक बानर नाम की बाल पत्रिका चलती थी, तो उसका संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे।
और इसमें क्या है, जो बानर नाम की पत्रिका है इसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां और प्रेरक प्रसंग आदि क्या प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। इन्होंने कविताएं तो लिखी और कविता के अलावा जो नाटक हैं, नाटक भी लिखे, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि जो गद्य की विधाएं हैं वो रचनाएं भी इन्होंने की। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। जो प्रस्तुत अंश है पथिक, यह शीर्षक क्या है, खंड काव्य के जो पहला सर्ग है उसका, उस सर्ग से लिया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। और इस कविता में बताया है कि संसार के दुखों से क्या है, विरक्त होकर जो काव्य नायक है वह क्या है, पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर ही क्या है, मुग्ध होकर और उसी प्रकृति के अंतर्गत रहना चाहता है, अर्थात उसी में बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। और यहाँ पर क्या करता है, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति के पास जाते, साधु संत के पास जाता है और साधुजन द्वारा जो संदेश है उसको ग्रहण करने के बाद देश प्रेम सेवा का जो व्रत है उसको ले लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। और क्या होता है, राजा है तो राजा के द्वारा उसे क्या है, मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर भी क्या है, उसकी जो कीर्ति है वह समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। सागर समुद्र के किनारे पर खड़ा जो पथिक है वह क्या है, उसके सौंदर्य पर मोहित है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। और बताया कि प्रकृति की इस जो अद्भुत सौंदर्य है उसको वह जो पथिक है वह क्या मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। और क्या होता है, प्रकृति के प्रेम होने के कारण, प्रकृति से प्रेम होने के कारण जो पथिक का प्रेम अपनी पत्नी से होता है वह क्या करता है, अपनी पत्नी से वह प्रेम प्रकृति के कारण दूर चला जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। और जो स्वच्छंदतावादी यह जो रचना है, इस रचना में क्या है, प्रेम, भाषा और कल्पना का एक अनोखा ही संयोग मिलता है। पथिक यह एक कविता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि की सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। यहाँ पर पथिक का मन जो चाह रहा है उसके बारे में बताया है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हर दम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी।
जब गंभीरतम अर्थ निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सा स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विभुमहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। सारांश इस कविता के अंतर्गत क्या बताया गया है वह यहाँ पर प्रस्तुत है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि आकाश में बादल रंग बिरंगे वेश धारण करके सूर्य के सामने नर्तकी की तरह थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये बताया है कि इस दुनिया में क्या है, लोग क्या है दुखों से विरक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो पथिक है काव्य नायक वह भी क्या है, जो दुनिया के दुख हैं उनसे विरक्त हो गया और विरक्त होने के बाद वह क्या है प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा जो पथिक है उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, प्रकृति के सौंदर्य पर। और जो सागर के किनारे पर खड़ा तो उसकी जो लहरें चलती समुद्र में, तो उन लहरों को वह देखता रहता है और उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है और प्रकृति के इस अनोखे सौंदर्य को पर वह क्या है मुग्ध हो जाता है और मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम को वह क्या है कहानी की तरह पाना चाहता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रकृति के अंदर क्या है उसकी जो चीजें हैं उसमें मानवीकरण किया गया है। तो क्या है, कवि प्रकृति का जो मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि आकाश में क्या है, बादल रंग बिरंगे वेश धारण करके सूर्य के सामने नर्तकी की तरह थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। कवि का मन इन्हीं बादलों के बीच बैठकर प्रकृति का आनंद लेने का कर रहा है। और जो कवि है पथिक है, जब प्रकृति की इस प्रकार के नृत्य को देखता है तो उसको लगता है कि इस का आनंद मैं उठा लूं। जिसके ऊपर नीला मनोरम आकाश है और नीचे विशाल समुद्र है। वह प्रकृति को जब देखता है तो क्या देखता है कि प्रकृति ऊपर देखो तो ऊपर क्या है, नीला मनोहर आकाश है और नीचे देखो तो एक विशाल समुद्र है। जहां एक और समुद्र का गर्जन कवि के मन में साहस पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर मलयगिरी से निकलती सुगंधित हवाएं मन को मोहित करती हैं। और वहां पर क्या होता है कि जहां क्या होता है, समुद्र की जो गर्जन है वह कवि के मन में क्या है एक अनोखा ही साहस पैदा कर देती है। वहीं दूसरी ओर वह देखता है कि जो मलयगिरी से निकलती हुई सुगंधित हवाएं हैं वह क्या करती है, मन को मोहित कर देती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। कवि का मन इस विशाल समुद्र की लहरों में हिलोरे मारने का करता है। और कवि का मन कैसा करता है कि इस विशाल समुद्र की जो लहरें उसमें उत्पन्न हो रही हैं उन लहरों में वह क्या करे, वह भी
यहाँ से वहां घूमे, उन लहरों के साथ हिलोरे मारे। सूर्योदय के समय समुद्र तल से निकलता सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र को अपनी लहरों की आभा से चमका रहा है। और क्या होता है, जो सूर्य का जो प्रतिबिंब है तो वह क्या करता है, सूर्योदय के समय समुद्र को क्या करता है, अपनी लहरों से लहरों की जो आभा होती है, चमक होती है, उस चमक से क्या करता है, चमकाता है। कवि ने इसकी तुलना लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के कंगूरा से की है। और कवि ने इसकी तुलना किससे की है, तो लक्ष्मी के जो स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर, उसके कंगूरा से की है। समुद्र तल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र ने लक्ष्मी के आवागमन की तैयारी में स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। तो समुद्र तल को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो क्या है, समुद्र ने लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी के लिए क्या किया है, सोने की ही सड़क बना दी है। समुद्र निर्भय, दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है और उसमें उठती लहरें सुंदर लग रही हैं। आगे बताया कि जो समुद्र है वह क्या है, निर्भय भाव से, अर्थात उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, दृढ़ है और गंभीर भाव से क्या कर रहा है, गरज रहा है। और उसमें उठती जो लहरें हैं वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। कवि कहते हैं कि संसार में इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। जब कवि ने इस दृश्य को देखा तो कवि को लगा कि बस यही क्या है, सबसे बड़ा सुख है और इसके अलावा कोई सुख नहीं है। और अपनी प्रेयसी से इसका आनंद लेने के लिए कहता है। और उसकी जो प्रेमिका रहती है, उस प्रेमिका से वह कहता है तुम भी क्या करो, इसका आनंद उठाओ। कवि अर्धरात्रि का वर्णन करते हैं कि अंधेरा होते ही आकाश में तारों की चमक बिखर जाती है। अब यहाँ पर क्या है, अर्धरात्रि का वर्णन किया है और उस समय के दृश्य को बताया है। तो उस समय क्या होता है कि अंधेरा होते ही जो आकाश है, तो आकाश में क्या है, तारों की चमक बिखर जाती है, अर्थात तारे निकल आते हैं और तारों की जो चमक है वह चांदनी रात हमारे ऊपर बिखेर देता है उसकी चांदनी को। ऐसा लगता है कि जगत का स्वामी चुपके से मुस्कुराता हुआ धीमी गति से आता है। और जो तारों की चमक होती है तो उस चमक को देखकर ऐसा लगता है मानो जो संसार का स्वामी है वह क्या है, चुपके से मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराते हुए क्या कर रहा है, धीमी धीमी गति से आ रहा है। और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर गीत गा रहा है। और जो आकाश है वह आकाश क्या कर रहा है, गंगा नदी के किनारे जाता है, वहां खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद एक मधुर गीत गाने लगता है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मधुर गीत गा रहा है और वह भी क्या कर रहा है, प्रकृति की सुंदरता को देखता है, उस पर मोहित हो जाता है और मोहित होने के बाद मधुर गीत गाने लगता है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा भी हंसता हुआ प्रतीत होता है। और बताया है कि जब प्रकृति की सुंदरता को चंद्रमा देखता है तो चंद्रमा भी क्या है, हंसता है और हंसता हुआ प्रतीत होता है। वृक्ष पत्तियों और फूलों से सजे हुए प्रतीत होते हैं। जब वृक्षों को देखो तो जो वृक्ष हैं और वृक्ष की जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वह भी क्या है, सजे हुए दिखाई देते हैं। पक्षियों की चहचहाट से उनकी प्रसन्नता जाहिर होती है और फूलों की खुशबू सुख की अनुभूति कराते हैं। आगे बताए जो पक्षी चहचहाते हैं तो जो पक्षियों की चहचहाट होती है उस चहचहाट में क्या है, उनकी प्रसन्नता छुपी होती है और वह उस आवाज को निकालकर उस प्रसन्नता को ही जाहिर करते हैं। और फूलों की खुशबू क्या है, सुख की अनुभूति कराते हैं। और जो फूल हैं और फूलों की जो सुगंध है वह हमें क्या है, एक अनोखे ही सुख की अनुभूति कराते हैं। मेघ बनों, उपवनों, पर्वतों और कुंजों पर बरसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। और जो बादल हैं तो बादल क्या करते हैं, वन में अर्थात बगीचे में, पर्वतों पर और कुंजों पर बरसकर
उनके अंदर की जो प्रसन्नता होती है, जो सुख होता है, उस सुख को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ऐसे प्रतीत होते हैं। प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर कवि के आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। और कवि क्या है, प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को देखता है, तो इस दृश्य को देखकर उसकी आंखों में से क्या है, आंसुओं की जो धारा है वह स्वतः ही निकलने लगती है। कवि इस मधुर प्रेम कहानी को अपने शब्दों में लिखकर अपनी प्रेमिका से पढ़ने के लिए कहते हैं। आगे बताया कि कवि क्या है, इस मधुर जो प्रेम कहानी है प्रकृति की, उस प्रेम कहानी को क्या है, अपने शब्दों में लिखता है और लिखने के बाद उसकी प्रेमिका से कहता है कि तुम इसको पढ़ो। कवि के अनुसार प्रकृति की यह मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी मन को सुख और शांति का अनुभव कराती है। कवि का मानना है कि जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है, यह एक मनोहर और उज्जवल जो प्रेम कहानी होती है, उस प्रेम कहानी को क्या, मन को सुख, और जो प्रेम कहानी वह क्या करती, मन को सुख और शांति का अनुभव कराती है। कवि अपने शब्दों में काव्य रचना कर विश्व को प्रकृति की इस सुंदरता से परिचित कराना चाहता है। और कवि चाहता है कि मैंने जो ये कविता लिखी है, जो काव्य रचना की है, वह क्या है, जो विश्व को प्रकृति की जो सुंदरता है उसका एहसास हो, लोग उसको जाने, तो उसी सुंदरता से क्या है, लोगों की पहचान कराना चाहता है। अब है कविता के साथ। प्रश्न नंबर 1, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। जो पथिक है उसका जो मन है वह कहाँ घूमना चाहता है या विचरण करना चाहता है। इसका उत्तर है, पथिक का मन बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करने का है। कवि का मन नीचे मनोरम समुद्र और ऊपर नीले आकाश के बीच रंग बिरंगे बादलों पर बैठकर प्रकृति का आनंद उठाना चाहता है। तो प्रकृति जो पथिक है उसका मन क्या कर रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो क्या करे, बादलों के बीच बैठकर और उसमें आनंद विहार करे, अर्थात घूमे। और कवि का मन आगे क्या करता है कि जो नीचे मनोरम समुद्र है और ऊपर जो नीले आकाश हैं और इन दोनों की भी जो रंग बिरंगे बादल हैं, उन बादल पर बैठकर वह क्या करे, प्रकृति का आनंद उठाए। प्रश्न नंबर 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। जो सूर्योदय का वर्णन किया गया है तो उसके लिए किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा। तो एक बिंब यहाँ प्रस्तुत किया है कि जो लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो सोने का मंदिर है उसका चमकता हुआ मानो कंगूरा है। और दूसरा है, लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए समुद्र देव द्वारा बनाई गई स्वर्णिम सड़क। अब यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी जी सवारी कर रही, तो उस सवारी के दौरान धरती पर जब लक्ष्मी जी उतरेंगी तो उस उतरने के लिए जो समुद्र है, तो समुद्र देव ने क्या किया, उनके उतरने के लिए सोने की सड़क बनवा दी। नंबर 3, सूर्य के सम्मुख थिरकती हुई वारिद माला। और सूर्य के सामने जो थिरकने वाली बारिदों की जो माला है उसका प्रतिबिंब दिया है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करें। का सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में सूर्य को जगत का स्वामी बताया गया है, जो क्या धीमी गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा हो जाता है। सस्मित वदन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। सूर्य आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर मधुर गीत गाता हुआ प्रतीत होता है। कवि कहना चाहता है या कहना चाहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जगत के स्वामी सूर्य को भी सम्मोहित करती है, अर्थात आकर्षित करती है।
तो इस प्रकार से सास्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो जो सूर्य है, तो सूर्य को क्या बताया है, जगत का स्वामी बताया। और वो जो जगत का स्वामी जब आता है तो एक मुस्कान लिए हुए आता है, और उसकी जो मुस्कान है वह कैसी है, तो वह है सूर्य आकाश गंगा की जो सुंदरता है उसको देखता है मुस्कुराता है, और उसके बाद क्या करता है, मधुर गीत गाने लगता है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। इसलिए क्या है, प्रकृति की सुंदरता जगत के स्वामी सूर्य को भी क्या है, सम्मोहित करती, आकर्षित करती है। खा, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। उत्तर, कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रेम कहानी का वर्णन किया है। समुद्र तट प्रकृति का दृश्य इतना मनोहर है कि यह प्रकृति के प्रेम कहानी सा प्रतीत होता है। जो समुद्र का तट है वह प्रकृति के दृश्य को इतना मनोरम बनाता है कि यह जो प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति की प्रेम की कहानी को ही बता रहा है। कवि इस प्रेम कहानी को अपने अक्षरों में बयान करना चाहता है, और कवि का मन करता है कि मैं इस प्रेम कहानी को अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करूं, जिससे संसार भी इस प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठा सके। और उसका मानना है कि मैं ऐसा करूंगा, अक्षरबद्ध करूंगा, तो लोग क्या है, इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या है, इस प्रकृति की जो सुंदरता है उस सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। प्रश्न नंबर 4, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। उत्तर, नंबर 1, रत्नाकर गर्जन करता है। यहाँ रत्नाकर अर्थात समुद्र के जल को भयंकर आवाज करते हुए दर्शाया गया है, क्योंकि जो समुद्र होता है तो समुद्र में क्या है, बहुत प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र का जो दूसरा नाम है वह क्या है, रत्नाकर है। और समुद्र में भयंकर प्रकार की आवाजें भी आती हैं, तो उन्हीं आवाजों को दिखाया गया है। नंबर 2, सास्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जगत का स्वामी सूर्य को कहा गया है, जो क्या है, सांझ होते ही आकाश के किनारे धीमी गति से मुस्कुराते हुए आकर खड़ा हो जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। यहाँ सूर्य को हंसते हुए दिखाया गया है। नंबर 3, नभ में चंद्र बेहस देता है। चंद्रमा को हंसता हुआ दर्शाया गया है, अर्थात दिखाया गया है, अर्थात चंद्रमा की सुंदर एवं मनोरम छटा आकाश में बिखर जाती है। नंबर 4, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, अर्थात सजा लेता है। यहाँ वृक्षों को सजता हुआ दिखाया गया है, अर्थात वृक्ष पर पत्तों और फूलों के आने से हरियाली छा जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सभी में क्या किया है, इन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप उसमें दिखाए गए हैं। अब है कविता के आसपास। प्रश्न नंबर 1, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, लगभग 200 शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, समुद्र को देखकर यही लगता है कि यह खुले आकाश की तरह विशाल और गहरा है। इसकी विशालता देखकर इसमें गोते लगाने का मन करता है। समुद्र का जल खारा होता है और इसे पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो पानी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो हमारी जो पीने की पानी की समस्या है वह क्या है, कम हो जाती। समुद्र की लहरें जब ऊंची उठती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और उसमें जो लहरें हैं वह क्या है, ऊंचाई की ओर जाती हैं, तो उन ऊंचाई की ओर जाती हुई लहरों को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
इसकी गर्जन का शोर मन में डर पैदा करता है, और इसकी जब आवाज होती है तो वो आवाज क्या है, कभी कभी हमारे मन में डर पैदा कर देती है। समुद्र के किनारे का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बहुत ही मनमोहक होता है। जो समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो चाहे उसका सूर्योदय देखें चाहे उसका सूर्यास्त देखें तो दोनों ही बहुत ज्यादा मन को मोहने वाले होते हैं। मेरा मन करता है कि समय को यहीं रोक लूं ताकि इसकी शांति मन को सुख पहुंचाता रहे या पहुंचाती रहे। तो यहाँ पर मेरा मन करता है कि मैं क्या करूं, जो समय है, वक्त को यहीं रोक लूं, और रोकने के बाद जब वक्त यहीं समेट के रह जाएगा तो उससे क्या होगा, जो मुझे ये आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है और जो सुख की अनुभूति हो रही है तो वह सुख की अनुभूति ऐसे ही होती रहेगी। प्रश्न नंबर 2, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करें। उत्तर, प्रेम सत्य है और सुंदर है, चाहे वह किसी भी रूप में किया गया हो। तो प्रेम क्या है, किसी भी रूप में किया जाए, प्रेम क्या है, हमेशा सत्य है और सुंदर है। प्रेम वास्तविक और सच्चा होना चाहिए। जो हम प्रेम करते हैं वह प्रेम कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, जिसमें क्या है, सच्चाई हो। इसके विभिन्न रूप हैं। माँ का प्रेम ममता और वात्सल्य से भरा होता है। यदि हम माँ के प्रेम को देखें तो माँ के प्रेम में क्या रहता है, ममता होती है और वात्सल्य भरा होता है, जो कैसा होता है, निस्वार्थ की भावना से परिपूर्ण होता है, मतलब निस्वार्थ भावना से युक्त होता है। देश प्रेम में त्याग और साहस की भावना होती है। यदि हम देश से प्रेम करते हैं तो देश प्रेम करने में कौन सी भावना होती है, तो त्याग और साहस की भावना होती है। प्रेयसी प्रेम, प्रकृति प्रेम, ये सभी मन को सुकून पहुंचाते हैं और त्याग की भावना लिए होते हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति जब हमें हर चीज प्रदान करती तो क्यों करती है, तो वहां पर क्या है, उसकी त्याग की भावना होती है, और त्याग की भावना होने के कारण ही वह क्या करती है, हम सबको देती रहती है। इस कारण से यहाँ पर जो प्रेयसी का प्रेम है और प्रकृति का प्रेम है, ये सभी को क्या है, सुकून तो देता ही है और इसके अंदर त्याग की भावना विद्यमान रहती है। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें व लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। जो आज का समय है, वर्तमान का समय है, तो इस समय में हम क्या है, जो प्रकृति है उस प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं। तो इस बात पर हमें क्या करना, चर्चा करना है और लिखना है कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर है, यह सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। शहरीकरण और लोगों की बढ़ती व्यस्तता उन्हें प्रकृति से विमुख कर रही है। तो जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में क्या है, हम सभी प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा, तो जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो शहरीकरण और लोगों की जो बढ़ती व्यस्तता है, तो वह दोनों ही क्या कर रही, प्रकृति से दूर कर रही है। पेड़ पौधों के निरंतर काटने से प्रकृति की हरियाली कम होती जा रही है, और अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे कटने के कारण जो प्रकृति के अंदर हरियालीपना विद्यमान था वह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। महानगरों में रहने वाले लोग अपने ही तक सिमट कर रह गए हैं, और जो महानगर हैं, शहर हैं बड़े बड़े, उनमें क्या है, रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह क्या है, अपने तक ही सिमट कर रह गए हैं। उनके पास प्रकृति का आनंद उठाने का समय ही नहीं है। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें प्रकृति से जुड़ाव रखना है तो उससे जुड़े रहने के लिए हमें क्या है, अत्यधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्षों का महत्व बहुत ज्यादा होता है।
घनी आबादी वाले स्थानों पर पार्क या बगीचों का निर्माण करना चाहिए। और जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर या तो हम पार्क बनाएं, और पार्क नहीं बनाते हैं तो क्या है, बगीचा बना लें। इस प्रकार से हमें पार्क या बगीचा का वहां पर निर्माण करना चाहिए, जिससे कि बच्चे खुली हवा में सांस लेकर खेल सकें। क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे होंगे और बच्चे वहां पर खेलेंगे तो वह क्या करेंगे, खुली हवा में अच्छी प्रकार से सांस ले पाएंगे, अर्थात ऑक्सीजन ज्यादा ले सकते हैं। घर के किनारे हरित पट्टी का निर्माण करना चाहिए, और घर के किनारे पर हमें क्या करना चाहिए, जो हरित पत्ती मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पौधों को लगाना चाहिए, तथा छोटे छोटे पेड़ पौधों को समय समय पर लगाते रहना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जब भी हमें समय मिलता है तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, उन पेड़ पौधों को लगाना ही चाहिए। इस प्रकार से हम क्या है, जो प्रकृति है, प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।